Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 31 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Let's see what we studied in our last lecture. Students, in our last lecture we saw how to create resource dictionary. We discussed that how the resources will be entered into the resource pool. हम लोगों ने देखा कि जो रिसोर्स पूल है उसमें किस तरह से रिसोर्सेज एंटर किए जाएंगे। रिसोर्स पूल जो हम कहते हैं, तो आप याद रखिए, रिसोर्स पूल एक वो जगह है जहाँ पे तमाम के तमाम रिसोर्सेज मौजूद होते हैं और जिसको रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ से एक रिसोर्स उठा के ले लेता है। सो हम इसको रिसोर्स शीट को रिसोर्स पूल कह सकते हैं, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम रिसोर्सेज रिजाइड कर रहे हैं एंड हमें जिस एक्टिविटी पे कोई रिसोर्स चाहिए होता है हम जाते हैं वहाँ से जो रिसोर्स हमें सूटेबल लगता है वो उठाते हैं और उस एक्टिविटी पे असाइन कर देते हैं। सो वी सॉ क्रिएटिंग रिसोर्स डिक्शनरी, वी क्रिएटेड फ्यू रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर ओन प्रोजेक्ट एंड देन रिसोर्स असाइनमेंट. And then we saw that responsibility assignment matrix, and we discussed that how we will apply these resources to the activities, कि हम लोग ये resources activities को कैसे apply करेंगे. So हम लोगों ने ये चीज़ देखी और इसके लिए हमने ये देखा कि हम किसी भी activity को select करें और bottom layout जो था डिटेल्ड का layout, उस layout में जब हम आते थे तो हमारे पास resources का एक टैब था. उस रिसोर्सेज के टैब में तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो कि उस एक्टिविटी से पे असाइंड हैं वो नज़र आ रहे होते हैं. इनिशियली वो ब्लैंक था और नीचे ऐड रिसोर्स का बटन आ रहा था. जब आपने ऐड रिसोर्स किया तो ऐड रिसोर्स करते साथ क्या हुआ कि आपका एक रिसोर्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स विच इज़ ओपन. सो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया और आपने वहाँ से एक या दो या तीन जितने भी रिसोर्स चाहिए वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे. सो इस तरह से आप रिसोर्सेज असाइन करते चले जाएंगे और जिस रिसोर्स को आपने हटाना है आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके उसको रिमूव कर देंगे. स्टूडेंट्स, देन अब जो चीज़ हमारे पास नेक्स्ट थी दैट वाज रिसोर्स लेवलिंग, कि वंस रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द एक्टिविटीज़, जब एक्टिविटीज़ को रिसोर्सेज एलोकेट हो गए उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन कौन सा रिसोर्स जो है वो ओवरलोडेड है, कौन कौन सा रिसोर्स ओवरबर्डनड है, कौन कौन सा रिसोर्स ओवर एलोकेटेड है और उसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे. द टेक्निक्स वी डिस्कस्ड विल रिमेन द सेम, कि जिस तरह से हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में देखा था रिसोर्स लेवलिंग को, किस तरह किन किन टेक्निक्स से रिसोर्सेज को लेवल किया जा सकता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्राइमवेरा में भी वो चीज़ करते हैं. एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थी जो कि हमने आपको करके दिखाई, दैट वाज कि रिसोर्सेज की जो ओवर एलोकेशन है उसको चेक करने का जो तरीका है वो यहाँ पे ये है कि आप जाते हैं व्यू में और शो ऑन बॉटम में. शो ऑन बॉटम में आप रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल देखते हैं कि कितना रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है. ठीक हो गया. आप रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल में आपको लोअर हाफ में एक तरफ रिसोर्स के नाम नजर आना शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरफ रिसोर्सेज का ग्राफ नजर आता है. द रेड बार्स ओवर देयर रिप्रेजेंट दैट द रिसोर्स इज ओवरबर्डनड और उनको आपने फिक्सअप करना होता है. देन आप देखते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज पैरेलल में असाइंड है और उनको आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको लेवल करते हैं. सो देन माइलस्टोन्स पे हम लोगों ने बात की कि माइलस्टोन्स जो इसमें हैं वो दो टाइप के हैं, वन इज़ स्टार्ट माइलस्टोन एंड वन इज़ एंड माइलस्टोन. स्टार्ट माइलस्टोन की ख़ास बात ये थी कि ये कोई भी फेज़ या प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है उस वक्त आप इसको प्लेस करते हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट डेट होती है, जबकि फिनिश माइलस्टोन जो है वो फेज़ एंड पे आप उसको रखते हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ फिनिश डेट होती है. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्टिविटी टाइप्स कितनी तरह की मौजूद हैं और हमने देखा कि किस तरह की टाइप सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा वाला कैलेंडर जो है वो अप्लाई होगा. सो एक्टिविटी टाइप्स हमने चेक की. एक्टिविटी टाइप्स के बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज रिसोर्स कर्व्स. हम लोगों ने रिसोर्स कर्व्स पे बात की जिनको हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कंटूर्स कहते थे और इसमें आके हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग जो है इन चीज़ों को रिसोर्स कर्व्स को यूज़ कर सकते हैं. और हम लोगों ने एक कॉलम ऐड किया रिसोर्सेज के जो नीचे बॉटम जो आपका लेआउट है उसमें डिटेल्स में जो रिसोर्सेज का जो टैब आ रहा था उसमें हमने क्या किया, एक कॉलम ऐड किया विच वाज फॉर
कर्व्स। सो जैसे ही कर्व्स का कॉलम आपने ऐड किया, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ थी दैट वाज कि आपने अपनी मर्जी का कर्व ऐड करवाना है। जो कर्व ऑलरेडी ऐड हो चुका वो कर्व नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्जी का कर्व चाहिए। देन हमने देखा कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज्ड कर्व्स, और इसके लिए हम लोग एंटरप्राइज में गए, हमारे पास ऑप्शन था कस्टमाइज्ड कर्व्स का, उसको हमने सेलेक्ट किया, हम लोगों ने एक नया कर्व क्रिएट किया और कॉपी कराया किसी एग्जिस्टिंग कर्व से। उसके बाद उसको मॉडिफाई किया और जाके उसमें जिस तरह से हम उसको मॉडिफाई करना चाहते थे हमने किया। वन कंस्ट्रेंट दैट द टोटल रिमेन्स 100%। ओके, सो 100% जैसे ही 100% नहीं होता था वो उसको रेड में शो कर देता था। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग दिस थिंग व्हाट वी स्टडीड वाज द कैश फ्लो। इसके बाद हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, दैट वाज कैश फ्लो, कि कैश फ्लो क्या है और कैश फ्लो जो है वो कैसे उसको करके देखते हैं, कैसे उसको किया जाता है। सो कैश फ्लो की बात हमने थोड़ी बातचीत की, और कैश फ्लो की बात के बाद एस कर्व, हम लोगों ने एस कर्व देखा कि हमारा जो कम्युलेटिव था, कम्युलेटिव किस तरह से देख सकते हैं। पहले हमने ये बताया कि हमें किस किस टाइम ड्यूरेशन पे कितनी कितनी अमाउंट चाहिए होगी, एंड देन हमने ये बताया कि हमें किस किस जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वहाँ तक टोटल कितनी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। सो ये चीज़ जो हमने की स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो है लेक्चर लास्ट टाइम हमने यहाँ पे रोका, एंड टुडे लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट इन टुडेज आउटलाइन। स्टूडेंट्स, आज जो पहली स्लाइड है दैट विल बी अबाउट कॉस्टिंग, ये हमने कल भी थोड़ा सा देखा था इस बारे में, बट आज इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे सो दैट कि लेक्चर की कंटिन्यूएशन अच्छी बने। आफ्टर दैट हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स की बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंट्स क्या हैं, कॉस्ट अकाउंट का यूज़ क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स का पर्पज़ क्या है और कॉस्ट अकाउंट की रीज़न क्या है। सो आप जो है हम लोग इस चीज़ को जो है बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह आज देखेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्टिंग की बात आ जाएगी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग है उसको प्राइमवेरा किस तरह से हैंडल करता है। हल्का सा कंपैरिजन भी कर लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कैसे होता था और इसके अंदर किस तरह होता है, और कौन सा बेटर है ये भी देख लेंगे, और क्यों बेटर है इसका भी अंदाज़ा हमें हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी एंड पे पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम ट्रैकिंग को करेंगे। ट्रैकिंग के अंदर माइलस्टोन देखेंगे हम लोग, एंड देन बेस लाइन पर बात करेंगे कि बेस लाइन किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है। सो बेस लाइन की बातचीत होगी। उसके बाद अपडेट प्रोग्रेस की बात होगी कि प्रोग्रेस जो है वो अपडेट कैसे की जाएगी। ठीक है, जब आप जाते हैं फील्ड में और डाटा लेके आते हैं, देन किस तरह से प्रोग्रेस अपडेट होनी है। एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट क्या चीज़ है, एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट का इम्पैक्ट क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स जो हम देखेंगे दैट विल बी प्रोग्रेस यूजिंग एक्टिविटी स्टेप्स, एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी कि एक्टिविटी स्टेप्स की बेस क्या है और उनकी बेस पे प्रोग्रेस क्या होती है, और ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड किया। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर हैविंग डिस्कस दीज थिंग्स इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग्स, दो तरह की कॉस्टिंग्स हमने कहा होती हैं। देखिए, एक वो पैसे हैं जो कि या तो आप HR को या आप इक्विपमेंट को या आप मटेरियल को चार्ज करते हैं। सो ये जो तीन तरह की कॉस्ट हैं, इन कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है प्रोजेक्ट को, और जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ पे जाके लग रही है। मतलब मैंने एक काम किया एक्टिविटी पे तो मैं उसके पैसे चार्ज कर लूँगा। मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर लूँगा, जितना कम काम करूँगा उतने कम पैसे चार्ज करूँगा। सिमिलरली अगर कोई मटेरियल यूज़ हुआ है, जितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा उतने ज़्यादा पैसे कंज्यूम होंगे, जितना कम मटेरियल यूज़ होगा उतने कम पैसे कंज्यूम होंगे। जितने पैसे कंज्यूम होंगे वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट का एक्सपेंस है। इसी तरह से इक्विपमेंट जो कि सेपरेटली या यूनिकली बाय किया जा रहा है फॉर दिस स्पेसिफिक टू दिस प्रोजेक्ट, वो डायरेक्टली कॉस्ट करेंगे जाके इस प्रोजेक्ट को। या ऐसा इक्विपमेंट जो कि पड़ा हुआ है और उसको यूज़ कर रहे हैं आप, तो जो उसकी पर आवर कॉस्ट है वो डायरेक्टली आके इफेक्ट कर रही होगी हमारे प्रोजेक्ट को। सो इस तरह से हम लोग जो है
इसलिए इस कॉस्ट को डायरेक्ट कंसिडर करते हैं कि वो कॉस्ट है जो कि प्रोजेक्ट को बिल्कुल डायरेक्टली हिट कर रही है, इट इज डायरेक्टली हिटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट इसका इफेक्ट आ रहा है और ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज पे अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज इनडायरेक्ट, द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब आप ये देखिए कि अगर एक कंपनी में 3 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वो 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नाउ क्या है कि ये तो HR जो लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको उसको चार्ज कर जाएंगे, जो इक्विपमेंट जिस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है वो उसको चार्ज कर देगा, जो मटेरियल जिस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है वो उसको चार्ज कर देगा। लेकिन इस बिल्डिंग का भी तो कोई रेंट है और उसमें 3 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो कहां से जाएगा, वो कौन पे करेगा और वो किधर जाएगा? तो कहते हैं इस बिल्डिंग का जो रेंट है, पॉसिबली आपका फॉर्मूला हो यार कि तीनों पे इक्वली डिवाइड कर दें, या आपके कहें यार कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्ट देखते हुए उस पर डिवाइड कर दें। सिमिलरली जो आपके यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं वो किस तरह से मैनेज होंगे, सिमिलरली जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो किस तरह से मैनेज होंगे, सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वेस्ट कर रही है टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स वो किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमिलरली जो पेटी कैश है जो कि डेली ड्रॉ की जाती है और पेटी कैश जो आपका है उसका क्या सिलसिला होगा। एंड देन जो है आप, क्योंकि रोज़ाना ऑफिस में लोग बैठे हैं, प्रोजेक्ट लोग काम कर रहे हैं, दे नीड सम मनी टू स्पेंड, कभी उन्हें किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ेंगे, वो पेटी कैश किधर जाएगा। इसी तरह से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं लाइक स्टेशनरीज एंड अदर थिंग्स, वो कहाँ पे चार्ज करेंगे। सो ये जो तमाम की तमाम चीज़ें थी, ये तमाम चीज़ों की बात हमने की, इनको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हम लोग लेते थे फिक्स्ड कॉस्ट में। वहाँ पे हम लोग कहते हैं यार हमारे पास इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, और इसमें हम लमसम कॉस्ट जो थी वो चार्ज कर देते थे उस प्रोजेक्ट को। और अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको कंसिडर करना होता था तो हम इसकी जाके नोट्स में ऐड कर देते थे कि ये जो कॉस्ट है ये हमने फलां पर्पज़ के लिए रखी है। यहाँ पे जो प्राइमवेरा में जो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग है उसको हैंडल करने का तरीका बड़ा मैच्योर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा वेल मैनेज्ड है। वो इंशाल्लाह अभी जैसे ही हम आगे चलते हैं तो वी विल हैव लुक इनटू इट कि किस तरीके से वो हैंडल होता है। कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में किसी को अंदाज़ा हो कि वो क्या चीज़ है, या कंट्रोल अकाउंट्स का या चार्ट ऑफ अकाउंट्स का किसी को अगर अंदाज़ा हो। देखिए एक चीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक हो गया, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। वो जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है किस पे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, उसके लिए उस अकाउंटिंग सिस्टम के लिए जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि दे डिज़ाइन अ चार्ट ऑफ अकाउंट, वो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। दैट चार्ट ऑफ अकाउंट कुड बी ऑफ 3 level, 4 level, 5 level, okay, and that chart of account have got information of every liability, every debited and credited value, that from which head it is coming and from where it is going. जो भी एक्सपेंस आप करते हैं वो एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को जो है कंसिडर करने के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी चार्ट ऑफ अकाउंट में मौजूद होती है। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है बेसिकली इट इज़, आप उसको कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है कंपनी का या आपके प्रोजेक्ट का, उसका बैकबोन है ना। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली बताता है कि कहीं भी कोई भी पैसा जब कहीं किसे गया या किसी को पेमेंट हुई तो आप बताते हैं कि ये पैसा आपने कहाँ से दिया, उसको किधर से निकाल के दिया। सो इस चीज़ को चार्ट ऑफ अकाउंट में बताते हैं, तो क्या प्रोजेक्ट में नहीं बताना चाहिए? सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्या करता है कि वो आपका ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट को इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है,
इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, इधर भी वैल्यूज़ है तो सब लिखी हुई होती हैं सारी डिफरेंट। हेड चार्ट को जिसमें कॉस्ट अकाउंट्स के डिफरेंट नेम्स लिखे होते हैं। सो दीज आर ऑल कॉस्ट अकाउंट्स, ये कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं। ये कॉस्ट अकाउंट है, ये कॉस्ट अकाउंट है, ये कॉस्ट अकाउंट है। ठीक हो गया। सो अगर किसी को सैलरी पे की गई है तो वो पॉसिबली सैलरीज के कॉस्ट अकाउंट से जाएगी। तो आपने मेंशन करना है कि ये पैसे जो आप दे रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किधर से आए और किधर गए। सो आपने क्या किया कि आप क्या करते हैं, आप जाते हैं ऐड में, आप ऐड में जाते हैं और आप क्या करेंगे बेसिकली कि आप हर एक्टिविटी के अगेंस्ट उसका कॉस्ट अकाउंट भी बताएंगे, या हर रिसोर्स के अगेंस्ट उसका कॉस्ट अकाउंट भी बताएंगे कि ये जो रिसोर्स है इसके पैसे कहाँ से जाएंगे। सो और न सिर्फ ये कि इस रिसोर्स के पैसे कहाँ से जाएंगे, बल्कि इस एक्टिविटी पे जो ये रिसोर्स काम कर रहा है उसके पैसे कहाँ से जाएंगे। सपोज देखिए एक एक्टिविटी है A1, A2, A3 और यहाँ पे है R1 और R2। R1 जो है A1 और A2 दोनों पे काम कर रहा है और R2 से A3 पे कर रहा है ना। ये आपको अलाउ करता है प्राइमरा कि इसका कॉस्ट अकाउंट डिफरेंट हो, इसका कॉस्ट अकाउंट डिफरेंट हो, इसका कॉस्ट अकाउंट डिफरेंट हो सकता है कि R1 जब एक्टिविटी A1 पे काम करे तो उसको पैसे किसी और हेड से दिए जाएं, लेकिन R1 जब एक्टिविटी A2 पे काम करे तो उसको पैसे किसी और अकाउंट हेड से दिए जाएं। इसलिए जब R2 एक्टिविटी A3 पे काम करेगा तो उसको पैसे किसी और हेड से दिए जा सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो अपना जितने कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो सारे ऐड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड ऑल कॉस्ट अकाउंट्स। आपने तमाम के तमाम जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो तमाम के तमाम आपने ऐड करने हैं। ओके, सो उसको आप ऐड किस तरह से करते हैं, एंटरप्राइज में जाएंगे आप एंड कॉस्ट अकाउंट में जाएंगे। एंटरप्राइज में कॉस्ट अकाउंट में जब जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। सो जब आप इस डायलॉग बॉक्स पे आते हैं तो आप जैसे ही ऐड को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप अकाउंट कॉस्ट अकाउंट की आईडी यहाँ पे देंगे और कॉस्ट अकाउंट का नेम यहाँ पे दे देंगे। ठीक हो गया। सो आप यहाँ पे सारे के सारे जो आपके कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो आप तमाम के तमाम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे और आपकी जो लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ये चार्ट ऑफ अकाउंट है वो एक तरह से यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। ये जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी तो आपने सिस्टम को बता दिया कि ये हैं मेरे सारे कॉस्ट अकाउंट्स। उसके बाद आपने ये भी तो बताना है कि ये जो कॉस्ट यहाँ पे कौन सा कॉस्ट अकाउंट, वो कॉस्ट अकाउंट आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो आप बेसिकली इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। जो लिस्ट आपने बनाई है इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट करते जाएंगे कि इसमें कौन सा आता है, फिर आप कहेंगे इसमें कौन सा आता है, फिर आप कहेंगे इसमें कौन सा आता है। सो यू विल कीप ऑन सेलेक्टिंग दिस। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये चीज़ करके चुकेंगे, कॉस्ट लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना के चुकेंगे, देन यू विल सेलेक्ट एन एक्टिविटी ऑन योर एक्टिविटी व्यू। जिस तरह से यहाँ पे ये एक्टिविटी देखिए सिलेक्टेड है इस वक्त, आप एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे और उस एक्टिविटी के रिस्पेक्टिव जो बॉटम लेआउट आ रहा है उसमें आपके पास रिसोर्सेज का जो टैब है, इन योर रिसोर्सेज टैब व्हाट यू विल डू कि आप रिसोर्स टैब में जाएंगे और आपके पास नीचे जो जो रिसोर्सेज एडेड हैं उन तमाम रिसोर्सेज के साथ आपके पास कंट्रोल अकाउंट्स का एक कॉलम आ रहा है। ये देखिए एंड पे आपके पास कंट्रोल अकाउंट्स का एक कॉलम है। सो व्हाट यू विल डू कि आप यहाँ पे जो इस एक्टिविटी पे ये रिसोर्स जो भी पैसे चार्ज कर रहा है वो जिस भी कॉस्ट अकाउंट से जा रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये जगह और ये जगह आप देख लें तो ये दे आर सेम। जो मैंने वहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताई थी वो सॉफ्टवेयर में इस जगह पे शो हो रहा है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप क्या करते हैं कि आप पहले आप कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं, देन आप एक एक्टिविटी को कॉस्ट अकाउंट असाइन कर देते हैं।
Let's move further and let's see what we have in upcoming slide. Assigning indirect cost. Now जो बात आ गई हमारे पास कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कैसे जो है वो उसको यहाँ ये हैंडल करता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही वेल मैनेज्ड और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है प्राइमवेरा का इनडायरेक्ट कॉस्टिंग को हैंडल करने का। और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में अगर आप देखें तो एडमिन में आप जब जाते हैं, एडमिन कैटेगरीज, कल हम यहाँ गए थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए, एडमिन कैटेगरीज में एडमिन एक्सपेंसेस का आपके पास एक टैब है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपने एडमिन एक्सपेंसेस को या एडमिन कैटेगरीज को, एक्सपेंस कैटेगरीज को आपने क्लिक किया तो यहाँ पे वो तमाम कैटेगरीज आ रही हैं जो जिनमें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ रहा है, मेरे पास कंसल्टिंग एक्सपेंस, कंसल्टेंट को पैसे देता हूँ तो मैं कहाँ से दूंगा। देखिए मेरे पास फैसिलिटीज़ का आ रहा है, हार्डवेयर का आ रहा है, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज मैं किसी से लेता हूँ तो उसका आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किसी से करवाता हूँ मैं तो उसका एक आ रहा है मेरे पास, एंड देन मटेरियल्स का एक कंप्लीट मेरे पास जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हेड मौजूद है। देन शिपिंग अगर करता हूँ तो शिपिंग कॉस्ट कैसे हैंडल होगी वो यहाँ पे आ सकती है। एंड देन सॉफ्टवेयर, जो हम सॉफ्टवेयर पे जो कर रहे हैं एक्सपेंसेस वो यहाँ पे नज़र आएंगे। ट्रेनिंग आपके पास है कि आपको पता लगेगा ट्रेनिंग जो है वो आप कैसे करते हैं। एंड देन ट्रैवल कि आप जो है आपकी जो ट्रैवलिंग है वो किस तरह से हैंडल होगी। सो स्टूडेंट्स आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली और कितने अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो तमाम हेड्स जहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस पॉसिबली हो सकता है। सो ये वो तमाम हेड्स हैं जिनमें पॉसिबली आपका जो आपका एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल कर जाएगा। ठीक हो गया। इन केस इफ़ यू कंसिडर कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप कहते हैं यार ऐसा एक्सपेंस है जो यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ और वो आप करना चाहते हैं और वहाँ पे आप एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स के लिए तो वो हेड ही नहीं है। सो व्हाट यू विल डू कि आप ऐड को क्लिक करेंगे, ओवर हेयर आप ऐड को क्लिक करेंगे और ऐड को क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा। इस हेड में आप यहाँ पे सपोज करें लिख देंगे यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास एक और हेड है, जब भी यूटिलिटी एक्सपेंस के लिए चार्ज होगा तो वो यूटिलिटी एक्सपेंस यहाँ पे आप इस हेड के अगेंस्ट मेंशन कर देंगे। सो एक्सपेंसेस के लिए एक डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, कॉस्ट अकाउंट वॉज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे एक्सपेंसेस के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर दी प्राइमवेरा ने आपके लिए। सो ये कैटेगरीज जब बन गई, अब एक्टिविटी पे एक्सपेंस तो एट द एंड एक्टिविटी पे होगा ना, बेशक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो लेकिन कोई काम होगा तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना। सो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ मोड में जाएंगे और एक्टिविटीज़ मोड में हम लोग किसी एक एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे ओवर हेयर। ठीक हो गया। सपोज हम कहते हैं यार इस एक्टिविटी अगेंस्ट मैंने एक्सपेंस डालना है। ठीक हो गया। सपोज कीजिए कि सेंड बैकअप टू द कस्टमर या सेंड एग्रीमेंट टू द कस्टमर एक एक्टिविटी थी। एग्रीमेंट सेंड करने के लिए जो शिपिंग कॉस्ट जो आ रही है, इसकी शिपमेंट में जो कॉस्ट आएगी वो शिपमेंट कॉस्ट तो शिपिंग में जाएगी ना, शिपिंग के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। सो आपने वहाँ से एक्टिविटी सेलेक्ट की और एक्टिविटी सेलेक्ट करते साथ आप आगे एक्सपेंसेस के हेड में, ये देखिए बॉटम लेआउट में आपके पास एक्सपेंसेस का एक टैब है, कंप्लीट टैब है। सो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि आपके पास अब आप एक एक्सपेंस ऐड करना चाह रहे हैं सपोज शिपिंग का, तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, यू विल क्लिक ओवर हेयर। आप यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे कि यार मैं यहाँ पे शिपिंग एक्सपेंस जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही आपने इसको किया तो उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा यार कि ये जो एक्सपेंस है मेरा, इसका एक्सपेंस फ्रॉम, सबसे पहले आप हेड सेलेक्ट करेंगे कि यार किस हेड से, तो हेड में आप क्या सेलेक्ट कर लेंगे, शिपिंग का। एंड देन कॉस्ट अकाउंट कि फिर इस हेड की जो ये पैसे जा तो चलो शिपिंग में से रहे हैं लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट में ये खर्चा कहाँ से हो रहा है। चलो हो तो ये शिपिंग के जुमरे में रहा है, बट ये जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके किस हेड से ये खर्चा हो रहा है। सो वो जो है चार्ट ऑफ अकाउंट, वो जो हमने कॉस्ट अकाउंट क्रिएट किए थे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन एक्सपेंस कैटेगरी क्या है इसकी, एक्सपेंस कैटेगरी आप यहाँ पे
सेलेक्ट करवा लेंगे। एंड देन अकाउंट टाइप, एक्रूअल टाइप, कि इसकी जो कॉस्ट की पेमेंट है वो किस तरह से होगी, वो आप यहाँ पे बता देंगे। एंड देन प्लान कॉस्ट में आप लिख देंगे कितनी कॉस्ट हुई या कितनी कॉस्ट होनी है, जो आपका प्लान है उसके मुताबिक जो कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको पड़ेगी, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया। जब एक्चुअली चीज़ होगी तो फिर एक्चुअली में हम यहाँ पे आके एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअली पता लग जाएगा कि किस तरह से हमारा काम हो रहा है। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी असाइन इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग असाइन हम जब कर लेते हैं, देन जितने टॉपिक्स हम यहाँ तक कर चुके इनको देखते हुए हमारा जो प्लानिंग पार्ट है इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। हमारा प्लानिंग पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया है। हम लोग एक दफ़ा सॉफ्टवेयर पे जाके और ये जो कॉस्ट अकाउंट का काम और एक्सपेंसेस वाला काम करके देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट ट्रैकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आवर प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से वो हमारे सामने ओपन है, और हम लोग सबसे पहले इसमें कॉस्ट अकाउंट्स देख लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंट्स जो है वो किस तरीके से ऐड किए जाते हैं और किस तरह से उस पर काम होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एंटरप्राइज में हम आएंगे और हम आके यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को क्लिक किया तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। इसमें जब जैसे ही मैं ऐड करूँगा, सो ये देखिए मेरा जो कॉस्ट अकाउंट है उसका पहला कॉस्ट अकाउंट मैं बना लेता हूँ सैलरी। ठीक हो गया। सो मेरा पहला कॉस्ट अकाउंट इज सैलरी, और सपोज कि आईडी इज 1, सैलरीज का एक डिफरेंट वो है। एंड देन मैं एक कॉस्ट अकाउंट बना देता हूँ कि मेरी जो शिपमेंट्स होंगी वो इसमें से होंगी। मेरी शिपमेंट्स जो है वो यहाँ से होंगी। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉस्ट अकाउंट जो है वो यहाँ पे आ गया। इस कॉस्ट अकाउंट की अगर मैं कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन की जगह मौजूद है। मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। सो दैट कि जो मेरे आने वाले लोग हैं वो जब भी इस कॉस्ट अकाउंट को देखें तो उन्हें इसकी डिटेल्स पता लग जाए। स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉस्ट अकाउंट बनाते चले जाएंगे, और कॉस्ट अकाउंट्स बना के जब पूरा मेरे कॉस्ट अकाउंट्स ऐड हो जाएंगे वी विल क्लोज दिस विंडो। इसको हम क्लोज कर देंगे। नाउ सपोज कि मेरे पास जो मेरी एक एक्टिविटी है, सपोज डेटाबेस डिज़ाइन की, इसमें जो मेरे रिसोर्सेज हैं ये देखिए कासे में एलोकेट हुए हैं, इनको अब पैसे कहाँ से जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक किया तो मेरे पास मेरे जितने भी कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो मुझे नज़र आना शुरू हो गए हैं। सो मैंने यहाँ से कहा कि सैलरी के अकाउंट में से इसको पैसे जाएंगे। सो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो मेरा कॉस्ट अकाउंट सैलरी वाला यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। नाउ मुझे पता है कि मेरी कल मैं देख सकता हूँ कि मेरी सैलरी में से कितनी सैलरीज जा रही हैं, मेरी शिपमेंट के हेड में कितना खर्चा मेरा प्लान्ड है, जिस हेड में जितना एक्सपेंस प्लान्ड है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सो दिस हैज़ गॉट ह्यूज स्ट्रेंथ इन इट। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। सो एडमिन में हमारे पास एडमिन कैटेगरीज है। एडमिन कैटेगरीज में जैसे ही हम लोग आए तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरीज का एक टैब है। ना ये वो सारे जो एक्सपेंस हेड्स जो बने हुए हैं ऑलरेडी वो यहाँ मौजूद हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक हेड और ऐड कर लेते हैं और उस हेड का हम नाम रख लेते हैं सपोज यूटिलिटी बिल्स। ठीक हो गया। सो हमने यूटिलिटी बिल्स का एक हेड ऐड कर दिया। हम इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हम कहते हैं यार इसको इस जगह पे ले जाओ या इसको इस जगह पे ले जाओ, जैसे हम इसको सॉर्टिंग करना चाहें यूजिंग अप डाउन बटन्स वी कैन डू इट। ये करने के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास हमारे एक्सपेंस कैटेगरीज जो हैं जितनी हम चाहते हैं बनी हुई हैं। नाउ हम कहते हैं यार कि हमारा जो सपोज कीजिए डेटाबेस डिज़ाइन है इस पर हम कोई एक्सपेंस डालना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। सो हमने क्या किया कि हमने डेटाबेस डिज़ाइन पे एक एक्सपेंस डाल देते हैं, सैम्पल एक्सपेंस डाल देते हैं। ये देखिए बॉटम लेआउट में मेरे पास एक्सपेंसेस का टैब है। जैसे ही मैंने एक्सपेंस को क्लिक किया ये देखिए मेरे पास कोई एक्सपेंस एडेड नहीं है। आई कैन ऐड वन एक्सपेंस बाय प्रेसिंग द ऐड बटन एट द लोअर लेफ्ट साइड। मैंने क्लिक किया और मैंने कहा आइटम एक्सपेंस आइटम क्या है, किस चीज़ पे पैसे खर्च हुए। सपोज मैंने कहा कि मेल जो सेंड की हमने उससे पैसे खर्च हुए। ठीक हो गया। या और कॉस्ट अकाउंट कहाँ से पैसे गए, मैंने कहा यार ये शिपमेंट में से पैसे गए। और एक्सपेंस कैटेगरी कौन सी थी, शिपमेंट की एक्सपेंस कैटेगरी थी।
ठीक हो गया। बजटेड अमाउंट जो है हमारी, जो प्लान्ड अमाउंट है वो कितनी हम रख रहे हैं, हम कहते हैं 200 रुपीज़ रख रहे हैं हम इसके लिए। सो हम लोगों ने एक एक्सपेंस ऐड कर दिया। सो जब आप प्लान कर रहे होंगे, अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, आप बैठ के हर एक एक्टिविटी सोचेंगे कि इस पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या एक्सपेक्टेड है, फिर आप वो उस पर ऐड करते चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट अकाउंट्स आर डन इन आर सॉफ्टवेयर। ओके, लेट्स मूव टू ट्रैकिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग को हमने बड़ी डिटेल में देखा था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में। हल्की सी बातचीत पहले कर लेते हैं कि ट्रैकिंग होता क्या है। सो ट्रैकिंग क्या है कि ट्रैकिंग में आप एज पर योर प्लान, दिस इज योर प्लान, ओके, यू से दैट दिस इज माई प्लान। जब प्लान बन जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का ये प्लान है, वंस ये प्लान बन गया उसके बाद आप इस प्लान को सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। ये प्लान जब सेव हो जाता है, ये प्लान लॉक हो जाता है। यहाँ पे लॉक होने के बाद आपका प्लान, आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एग्जीक्यूशन में शुरू में प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक जाता है इस लाइन के अगेंस्ट, एंड देन आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट डाइवर्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप आगे देखते हैं अगर प्रोजेक्ट इस तरह जाता रहा तो ये प्रोजेक्ट तो जो है ये मे बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं नहीं मुझे तो बी पे लेके जाना है। देन यू टेक सर्टेन मेजर्स कि आप इसको वापस ट्रैक पे लाएं, और आप कुछ करते हैं काम जिससे ये वापस जो है इस तरह से ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। फिर ये जैसे ट्रैक पे आता है और ट्रैक पे आते 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 थोड़ा सा ट्रैक पे चलता है, एंड देन अगेन ये डेविएट करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। सो इस डेविएशन को आप जब देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं, अगर इस तरह से प्लान हुआ तो ये तो इधर जा एंड होगा, क्योंकि एंड इधर करना है। देन अगेन यू टेक सम मेजर्स और जो है आप इसको वापस ट्रैक पे लाते हैं, और अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। सो आपका जो दिस इज, ये आपका बेसलाइन होती है और ये आपका एक्चुअल होता है। ठीक हो गया। और ये आपका फोरकास्टेड होता है कि अगर ऐसा चलता रहा, अगर ये ऐसा चलता रहा तो फोरकास्टेडली ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, या अगर ये ऐसा चलता रहा तो फोरकास्टेडली ये इधर निकल जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ है बीच में, ये डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को, या ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आप कहते हैं यार कि ये जो डिफरेंस है दिस इज वेरिएंस। ये वेरिएंस है फ्रॉम आवर ओरिजिनल प्लान। जो हमारा ओरिजिनल प्लान है उससे ये वेरिएंस है, इस तरह से वेरी कर रहा है जो हमारा पूरा प्लान है। और ये जो आपकी जितना जो प्लान बन रहा है और जितना प्रोसेस हम कर रहे हैं, हम लोग बेस लाइन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग वेरिएंस चेक कर रहे हैं, हम एक्चुअल प्लान का फोरकास्टेड चेक कर रहे हैं कि अगर ये इस तरह चलता रहा तो ये क्या करेगा। इस सारे, ये जो सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को अगर मैं कहूँ तो वी विल कॉल इट ट्रैकिंग। हम कहेंगे कि ये सारा प्रोसेस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सारा प्रोसेस इज ट्रैकिंग। सो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ट्रैकिंग क्या है, तो आपने ट्रैकिंग का पूरा प्रोसेस लिखना है कि डेविएशन होती है, इस तरह से बेस लाइन होती है, प्लान फोरकास्टेड कुछ होता है, किस तरह से डेविएशन चेक की जाती है, वेरिएंस होती है। ठीक है, सारा प्रोसेस जो कि हम देख रहे हैं उसको आपने कंसिडर करना है। हमने इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में ट्रैकिंग पे काफ़ी डिटेल से बात की थी। सो इस चीज़ को हम लोग जो है दोबारा थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ माइलस्टोन, और माइलस्टोन हम ऑलरेडी जो है ये कर चुके हैं लास्ट सेक्शन उसमें प्रोजेक्ट में। नाउ वंस यू आर डन विद दिस थिंग, जब एक बार आप ये काम कर चुके हैं तो जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कि अब क्योंकि प्लान आपका बन चुका, प्लान बनने के बाद व्हाट यू विल डू कि आप अपने प्लान की कुछ कॉपीज सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने का मतलब ये है कि आप इसकी कोई डीवीडी राइट कर लें, किसी को ईमेल कर दें, किसी डिफरेंट सिस्टम पे, डिफरेंट साइट या डिफरेंट सिस्टम पे प्लेस कर लें। ठीक है, सो दैट
कि कभी आपको रिकवर करना पड़े तो आपके पास मल्टीपल तरीके हों, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, इफ यू वांट टू रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड प्लान, तो आपके पास वो प्लान कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। और इस सारे काम से पहले एक बात याद रखें कि गेट योर प्लान साइंड फ्रॉम कस्टमर से अपना प्लान साइन जरूर करवा लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज योर प्लान इज़ ऑफ नो यूज़, वरना आपके प्लान का कोई मकसद नहीं रहता। सो इस बात को ज़हनशी कर लें कि जैसे ही प्लान कंप्लीट हो वो कॉपी सेंड करें अपने कस्टमर को, कस्टमर उसमें कुछ चेंजेस देखेगा, बताएगा, आप चेंजेस करेंगे, 2-3 दफ़ा इटरेशंस होंगी, अल्टीमेटली ही विल साइन द कॉपी एंड देन लॉक इट एंड देन फॉलो इट। ओके, फिर उसको फॉलो करें और फिर अगर प्लान में चेंज आएगा तो उसका चेंज प्रपोजल रेज होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट बेस लाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि आप प्रोजेक्ट का बेस लाइन क्रिएट कीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट का बेस लाइन आप कैसे, अब वो जो प्लान बन चुका है उसकी कॉपी सेव हो चुकी, नाउ यू वांट कि आप इसका बेस लाइन सेव करें। तो बेस लाइन आप कैसे सेव करते हैं कि यू विल गो टू द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट में आपके पास मेंटेन बेस लाइन का ऑप्शन है। ठीक हो गया, जैसे ही आप मेंटेन बेस लाइन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज है, इट विल बी सेव अ कॉपी ऑफ करंट प्रोजेक्ट एज अ न्यू बेस लाइन। ठीक हो गया, ये देखिए इसका जो थोड़ा प्रोसेस है ना प्राइमवेरा का, दैट इज बिट डिफरेंट। उसमें तो ये था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कि आप जस्ट बेस लाइन सेव करवा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पहले एक बेस लाइन क्रिएट करते हैं एंड देन यू अटैच, फिर आप अटैच करते हैं। जब आप चाहें आप एक बेस लाइन हटाएं और दूसरी बेस लाइन अटैच कर लें। सो ये डिटैचेबल बेस लाइन होती है प्राइमवेरा में। और बेस लाइन को क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है, बेस लाइन इज योर फ्रोजन प्लान, ये बात याद रखनी है आपने। बेस लाइन इज योर, इसके लिए कुछ वर्ड्स लिख देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रोजन प्लान आपका इट इज योर बेंचमार्क, इट इज योर रेफरेंस पॉइंट, कि आप कहाँ से इसको, किस चीज़ से आप इसको टैली करेंगे। So these are all words for the baseline, कि baseline क्या है, baseline कैसे क्रिएट की जाएगी, कि आप प्रोजेक्ट में जाएंगे और मेंटेन बेसलाइन, सबसे पहले आप मेंटेन बेसलाइन को क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आपने मेंटेन बेसलाइन क्लिक किया, मेंटेन बेसलाइन करने के बाद आपके पास एक ऐड का बटन है। ठीक होगा, इस ऐड के बटन को आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप एक नई बेसलाइन ऐड करने जा रहे हैं। सो वो आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहेंगे, सेव अ कॉपी ऑफ करंट प्रोजेक्ट एज अ न्यू बेसलाइन। ये जो प्रोजेक्ट आपने प्लान किया, जो आपके पास ओपन है अभी, इसी को आप सेव करना चाहेंगे एज अ बेसलाइन, या किसी और प्रोजेक्ट से बेसलाइन बनाना चाहेंगे। दो ऑप्शन है आपके पास। सो आप कहते हैं यार कि मुझे जो है, क्योंकि मैं अभी मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, सो मैं इसी से बेसलाइन बनाना चाहूंगा। यू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपके पास बेसलाइन आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको कहेगा कि आपका बेसलाइन क्रिएट हो गया। ना बेसलाइन क्रिएट हो गया, अब उस बेसलाइन को आपने असाइन भी तो करना है। ठीक हो गया, सो आप क्या करेंगे कि आप प्रोजेक्ट में असाइन बेसलाइन को क्लिक करेंगे और असाइन बेसलाइन में आप बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को, ये जो बेसलाइन है जो आपने क्रिएट की, ये असाइन कर दो एज अ प्राइमरी बेसलाइन। आपने इसको एज अ प्राइमरी बेसलाइन अटैच करना है कि यार ये मेरी एज अ प्राइमरी बेसलाइन अटैच कर दो। ठीक है, विद दिस प्रोजेक्ट, और इस तरह से आपका बेसलाइन जो है वो सेव हो जाएगा। नाउ
देखिए अब आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि आपका जो गैंट चार्ट है वो अगर आप देखें तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ये एक एक्टिविटी अगेंस्ट आ गया, देन ये दूसरी एक्टिविटी, देन ये तीसरी एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज़ का फिनिश टू स्टार्ट। तो आप कहते हैं यार कि बेस लाइन प्लान क्या कहता है, ये तो हो गया आपका बेस लाइन प्लान। अब एक्चुअली क्या हो रहा है ये देखिए, इस एक्टिविटी ने 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिए। जब इसने 2 दिन एक्स्ट्रा लिए तो ये एक्टिविटी 2 दिन बाद स्टार्ट हुई और इसने 4 दिन और मजीद ले लिए। उसके बाद जब ये ख़त्म होगी तो ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हुई और ये एक्टिविटी जो है इसने ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आ गई। नाउ हम कहते हैं कि जो शेडेड वाला है ये हमारा बेस लाइन प्लान है, ठीक हो गया। शेडेड वाला हमारा बेस लाइन प्लान है और ये हमारा जो भी करंट प्लान चल रहा है वो है। सो अब देखिए कि अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि यार अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पे ख़त्म होना था, इसको यहाँ ख़त्म होना था, इसको यहाँ ख़त्म होना था, इतने दिन जो है वो एक्स्ट्रा लग चुके हैं अभी तक, ठीक है। वेरिएंस चेक कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ बाय रेफरिंग व्हाट, बाय रेफरिंग दिस बेंचमार्क, दिस फ्रोजन प्लान, दिस बेस लाइन, दिस रेफरेंस पॉइंट। इसको मैं जो इसके साथ कंपेयर करते हुए मैं क्या करता हूं कि मैं अपना नए प्लान की पोजीशन देख लेता हूं, वेरिएंस देख लेता हूं कि कितना वेरिएंस है, ठीक हो गया। वेरिएंस कितना है, मेरा प्लान कितना डेविएटेड है, कितना वेरी कर रहा है। सो ये चीज़, इस चीज़ को अब ये जो लाइंस हैं इनको किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। बेस लाइन वाली लाइंस जो हैं जो कि शेडेड नज़र आ रही हैं, व्यू में जाएंगे आप और बार्स में चले जाएंगे, ठीक हो गया। व्यू में बार्स, व्यू में बार्स में जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरा जो प्राइमरी बेस लाइन है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप प्राइमरी बेस लाइन को सेलेक्ट कर देंगे, चेक कर देंगे और यहाँ पे आप बता देंगे कि इसका कलर कैसा हो, किस तरह, हाँ किस, व्हाट शुड बी द, व्हाट will be style of baseline। जो बेसलाइन आपने सेलेक्ट की है उसका स्टाइल क्या होगा। सो अब वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके बता देंगे यार कि येलो कलर में होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि यार मेरा जो स्टाइल है इसका शेडेड है, इस तरह का बता देंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें आप कि यार मेरा जो बाकी प्लान है उससे ये इस तरह से डिफरेंट है, ठीक हो गया। Let's see what's next. Now it says update progress। अभी आपसे कह रहा है कि आप प्रोग्रेस अपडेट करें। आप लोग एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का प्लान बनाया, प्लान बनाकर उसको बेसलाइन क्रिएट कर दिया, प्लान फ्रीज हो गया, ठीक हो गया। नाउ अगले मंडे को, कमिंग मंडे, यू हैव टू गो टू द फील्ड या यू हैव टू गो टू द प्रोजेक्ट प्लेस, you have to go to the team who are actually working on the activities which were planned in the next week। so आप उनके पास जाएंगे और आपने उनसे जाके पूछना है कि ये काम कितना कितना हो चुका। so उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन आप वहाँ जाएंगे उस दिन क्या काम कितना कितना हो चुका होना चाहिए, कि जिस दिन आप जाएंगे उस दिन कौन कौन सा काम कितना कितना हो चुका होना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार कि ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आप अपडेट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। आप प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे मेंशन है ये पढ़ लेते हैं। डेटा डेट विल कैलकुलेट व्हाट शुड हैव बीन डन टिल नाउ। डेटा डेट क्या होती है जी, इट इज स्टेटस डेट। ये आपकी स्टेटस डेट है कि ये काम जो है डेटा डेट या जिसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप स्टेटस डेट कहते थे, उस डेट तक क्या क्या हो गया होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि व्हाट शुड हैव बीन डन टिल दैट टाइम, एंड दिस नाउ इज इन फैक्ट
अब फॉर डेटा डेट, ठीक है, कि डेटा डेट उस वक्त तक क्या क्या हो गया होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज वंस न्यू डाटा डेट सेलेक्टेड, जब नई डाटा डेट सेलेक्ट करते हैं आप, सपोज हम मंडे को जाना है तो मंडे पे सेलेक्ट की, यू कैन नॉट गो बैक टू एनी प्रीवियस डेट, आप पुरानी डेट्स पे नहीं जा सकते, ठीक है। सो डाटा डेट जो है ये इस तरह से ही मूव करती है, आप इस पे यू कैन नॉट गो बैक, अगर आप यहाँ आना चाहें तो यू कैन डू इट, ठीक हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अपडेट प्रोग्रेस जो है आपने देखा कि ये इसको देखते हैं कि ये करना किस तरह से है, ये काम होगा कैसे। सो अपडेट प्रोग्रेस के लिए आप देखिए कि जब आप प्रोजेक्ट पे आके अपडेट प्रोग्रेस को क्लिक करते हैं तो अब आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक हो गया। ये डायलॉग बॉक्स वापस आ गया, इस डायलॉग बॉक्स में आप क्या कहते हैं कि नई डाटा डेट ये सेट कर दो। ये नई डाटा डेट अगर मंडे को जाना है तो क्या होगी, मंडे की डेट होगी। सो आप यहाँ पे मंडे सेलेक्ट कर देंगे और मंडे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। डाटा डेट चेंज की और आपने इसको अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो कुछ देखा इसको ज़रा अप्लाई करके देख लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो चीज़ हमने करके देखी वो ये थी कि बेस लाइन कैसे क्रिएट की जाएगी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल गो टू इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को बेस लाइन असाइन कर रहे हैं। सो व्हाट यू विल डू कि आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप यू विल मेंटेन बेस लाइन। ओके, यू क्लिक मेंटेन, तो आप कहेंगे यार कि अब मैं अपनी पहली बेस लाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो यू विल ऐड, ऐड कर दो। हमने क्या कहा था, हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सेव अ कॉपी ऑफ करंट प्रोजेक्ट, जो ओपन है इसी को बेस लाइन बना दो। ओके, और हमने यहाँ ओके क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, मेरी जो बेस लाइन है वो क्रिएट हो गई और यहाँ पे मुझे उसका नाम नज़र आ गया, सैम्पल IT प्रोजेक्ट B1। मेरी पहली बेस लाइन जो है वो क्रिएट हो गई। ओके, नॉर्मली प्रोजेक्ट्स की एक ही बेस लाइन होती है, आप नेक्स्ट बेस लाइन सिर्फ और सिर्फ तब बनाते हैं व्हेन देयर इज अ ह्यूज डेविएशन इन योर प्लान। प्रोजेक्ट को 6 महीने डिले हो गया किसी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया, देन उस सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाए आपके प्लान में, देन ओनली यू कंसिडर डेवलपिंग द न्यू बेस लाइन। ओके, आपने बेस लाइन क्रिएट किया और इसको क्लोज कर दिया। नाउ ये बेस लाइन क्रिएट हो गया, ये बेस लाइन अभी तक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना, सेव नहीं, असाइन नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ। सो इसको असाइन किस तरह करेंगे, यू विल गो टू प्रोजेक्ट एंड असाइन बेस लाइन, ठीक है, असाइन बेस लाइन। तो प्राइमरी बेस लाइन में हम कौन सी बेस लाइन अटैच करते हैं, जो भी हमने क्रिएट की, ठीक हो गया। सो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो हमारे पास ये बेस लाइन नाउ क्रिएट हो गई, ठीक है जी। क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम बार स्टाइल चेंज करते हैं ताकि हमारी बेस लाइन का बार स्टाइल डिफरेंट नजर आए। ओके, सो वी गो टू द व्यू एंड बार्स। हमने बार्स को क्लिक किया और बार्स में हमने प्राइमरी बेस लाइन हमने चेक कर दी कि यार ये बेस लाइन जो है इसका कलर भी हम यहाँ बता देते हैं कि किस तरह का होगा। सपोज करें कि हम इसको येलो ही रहने देते हैं, ठीक है। हमारे पास येलो कलर में ये बेस लाइन आ गई और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास अब एक बेस लाइन जो है, जस्ट इसको थोड़ा सा स्टाइल हम हल्का सा चेंज कर देते हैं क्योंकि इसकी विड्थ जो है कम है, तो ये उस बार के नीचे हाइड ना हो जाए। सो हम यहाँ आए और हमने इसको रो हाइट 3 कर दिया, ठीक है। 3 करने के साथ अगर हम अप्लाई करें, इट इज़ वेरी थिन एज वेल। सो इसको थोड़ा सा ज़रा वाइड कर लेते हैं ताकि अब देखिए कि अब हमारे पास जो हमारी बेस लाइन है वो हमें प्रॉपर नज़र आ रही है, ठीक हो गया। हमारी बेस लाइन हमें प्रॉपरली हर एक लाइन के साथ जो हमारी बेस लाइन है वो हमें नज़र आ रही है कि यार ये जो रेड है ये तो एक्चुअल लाइन है, नीचे जो ऑरेंज नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ आवर बेस लाइन। नाउ हम क्या करते हैं कि हमने कहा था हम प्रोजेक्ट की जो स्टेटस डेट है, जो हमारी प्रोजेक्ट की डेटा डेट है, वो हमने
सेलेक्ट करनी है. सो लेट्स सी, इन टूल्स यू हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ अपडेट प्रोग्रेस. ठीक है, आपके पास अपडेट प्रोग्रेस का एक ऑप्शन है. जैसे ही आप अपडेट प्रोग्रेस क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा क्या कि नई डाटा डेट क्या रखनी है आपने. ठीक हो गया. हमसे कहते हैं यार कि 31 अगस्त रख दो. 31 अगस्त मैंने नई डाटा डेट रख दी और ये करके मैंने अप्लाई कर दिया. ओके, अब देखिए कि मेरे पास एक ब्लू लाइन आ रही है और मुझे इस वक्त कुछ एक ये देखिए मेरी प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है सारी. इट इज़ ऑल राइट इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक हो गया. सो हम लोगों ने नई डाटा डेट भी सेट कर ली. हमने देख लिया कि नई डाटा डेट कैसे सेट होनी है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर और हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है. So next thing which we have got for today is activity percent complete column. Now this is very simple thing कि आपने एक percent complete का column ऐड करना है. You have to just add a column of activity percent complete और इसको आपने इस साइड मूव करवा देना है ताकि वो जो डाटा डेट आपने सेलेक्ट की उस तक जो प्रोग्रेस हो गई होनी चाहिए वो प्रोग्रेस आपको कॉलम में भी नज़र आ रही हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक हो गया. सो आप ये करके यू विल क्लिक ओके. आप ओके कर दोगे, अप्लाई कर दोगे तो आपकी जो चेंज आपने की वो बेक हो जाएगी. एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट का कॉलम आपको नजर आ जाएगा. एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट का कॉलम नजर आ गया. आपके पास प्रोग्रेस आ गई. प्रोग्रेस लेके आप चले गए फील्ड में और फील्ड में जाके आपने लोगों से पूछा यार कि हाँ जी क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ. सो उन्होंने बताया आपको यार कि इतना काम हो गया है, इतना काम नहीं हुआ. आप वापस आए और आपने वो जो स्टेटस उन्होंने आपको बताया उस स्टेटस के हिसाब से अब आपने डाटा डालना है. सो आप क्या कहते हैं, अगर तो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है जो कि होनी चाहिए थी तो आप यहाँ पे आके इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे. ठीक हो गया. और जिस डेट को स्टार्ट हुई वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे कि इस डेट को स्टार्ट हुई. और अगर एक्टिविटी स्टार्ट होके फिनिश भी हो चुकी है तो फिर आप फिनिश को भी चेक कर देंगे और जिस डेट को फिनिश हुई वो डेट भी एंटर कर देंगे. सो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी. अब ये आप एक्चुअल डाटा बता रहे हैं जो कि फील्ड में हो रहा है. एंड देन अगर तो एक्टिविटी किसी वजह से सस्पेंड कर दी गई है तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे यार कि किस डेट को एक्टिविटी सस्पेंड कर दी गई, उस डेट पे एक्टिविटी होल्ड कर दी जाएगी. एंड देन जब एक्टिविटी रिज्यूम हो जाए देन आप क्या करेंगे कि आप रिज्यूम वाली डेट सेलेक्ट करेंगे और आप कहेंगे कि इसको रिज्यूम कर दें. तो इस डेट पे आपकी जो एक्टिविटी है वो रिज्यूम कर दी जाएगी. सो आप यहाँ पे जब रिज्यूम क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगी. द सेम फीचर जो कि आप स्प्लिट का फीचर यूज करते थे इन योर MSP, वो फीचर अब आपको यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है सस्पेंड और रिज्यूम के फॉर्मेट. ठीक हो गया जी. सो इस तरह से आप क्या करते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी की जो प्रोग्रेस, जब पहले आप प्रोग्रेस करते हैं देन मार्केट जाते हैं या देन आप अपनी जो आपके फील्ड है वहाँ जाते हैं और आप एक्चुअली चेक करके आते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है. और वो प्रोग्रेस आप इन दो रेड बॉक्सेस में जो कि यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं इनमें आके अपडेट कर देते हैं. सो जैसे ही आपने अपडेट किया आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल डाटा पे अपडेट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, उसके बाद एक इंतहाई मज़ेदार जो फीचर आपको प्राइमावेरा देता है वो ये है कि देखिए आप एक्टिविटीज़ को एक हद तक डिवाइड कर सकते हैं. सपोज कि ये 2 साल का प्रोजेक्ट है तो आप जो सबसे छोटी एक्टिविटी बनाएंगे वो 2 वीक्स की बना लेंगे, 1 वीक की बना लेंगे. ऑन एवरेज आपका साइज ये होगा. ठीक है. आपका दिल चाह रहा था कि आप एक्टिविटी को फर्दर भी डिवाइड करें लेकिन आप उसको अभी कर नहीं पा रहे. सो आप क्या करते हैं, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको क्या प्राइमावेरा आपको क्या फीचर देता है, दैट इज एक्टिविटी स्टेप्स. ठीक है. यू कैन डिवाइड योर एक्टिविटी इनटू स्टेप्स. सपोज कीजिए ब्रॉडली जो एक्टिविटी थी वो ये बना दी कि यार हम लोगों ने इस रूम को, इस बिल्डिंग को पेंट करना है. बिल्डिंग में 4 रूम है और बिल्डिंग को पेंट करना है. ये आपने एक ब्रॉडली एक्टिविटी बना दी कि ठीक है यार ये काम जो है ना 6 दिन में हो जाएगा. 6 दिन की एक्टिविटी बना दी. एंड देन आप चाहते हैं कि रूम को जो डिवाइड करना है इसके स्टेप्स बन जाएं. तो इसके स्टेप्स आप क्या चाहते हैं कि पेंट रूम 1, पेंट रूम 2, पेंट रूम 3 और पेंट रूम 4. आपने 4 स्टेप्स बना दिए. आपने कहा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप. ये एक्टिविटी के स्टेप्स हैं. ठीक हो गया.
देन आप ये क्या करते हैं कि आप प्राइमरी को बताते हैं कि यार मैंने इस एक्टिविटी के स्टेप्स बना दिए हैं, अब इसकी जो प्रोग्रेस जो होगी ना वो इसी की बेस पे ट्रैक करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने इसके स्टेप्स बना दिए हैं, इसलिए अब जो इसकी प्रोग्रेस होगी वो इसी की बेस पे ही हम लोग टेस्ट एंड वेरीफाई करेंगे। सो उसने कहा कि ठीक है, इस पे आप कर लें। सो नाउ जब आप प्रोग्रेस डालने आएंगे तो अब इस तरह की एक्टिविटी जिसके स्टेप्स मौजूद हैं उसकी प्रोग्रेस आप उस तरह से नहीं डालेंगे, उसकी प्रोग्रेस आप इस तरह डालेंगे। इन चारों के आगे 4 चेक बॉक्स होंगे। जब आप इसको चेक करेंगे वो कहेगा यार कि ये जो ओवरऑल एक्टिविटी है ये 25% हो चुकी है। जब इसको चेक करेंगे वो कहेगी 50% हो चुकी है। क्योंकि 4 स्टेप्स थे, 2 स्टेप हो चुके। आप कहते हैं इसको कर दें, ओके जी 75% काम हो गया। एंड जब जैसे आप इसको चेक करेंगे ओके 100% एक्टिविटी कंप्लीट। सो ये आपने क्या किया कि आप अपनी एक्टिविटी को फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर लिया एंड आपने अपना जो प्रोजेक्ट था उसकी प्रोग्रेस को इसकी बेस पे अपडेट किया। आपने अपने एक्टिविटी को ट्रैकिंग जो है वो इन स्टेप्स की बेस पे कर ली। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सी कि ये काम किया कैसे जाता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि आप स्टेप्स सेट करते हैं, ठीक है। सो आपने एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, जो भी एक्टिविटी आपने सिलेक्ट की उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो स्टेप्स बनते हैं नीचे आपको स्टेप्स का एक टैब आ रहा होता है, उसमें आप ये तमाम स्टेप्स जो हैं नीचे ऐड के बटन को यूज़ करते हुए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये 4 के 4 स्टेप ऐड हो गए। नाउ जैसे ही स्टेप ऐड हुए आपने कहा नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, अब क्योंकि स्टेप्स तो ऐड हो चुके हैं, अब आपने प्राइमरी को बताना है कि यार ये जो मेरा एक्टिविटी है या ये प्रोजेक्ट है इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो स्टेप्स की बेस पे भी होंगी। इसकी जो प्रोग्रेस की कैलकुलेशन है वो सिर्फ टिपिकल तरीके से नहीं होंगी कि परसेंटेज से कर दें, स्टेप्स की बेस पे भी हो सकती हैं। सो आप क्या करेंगे कि आप प्रोजेक्ट पे आएंगे और कैलकुलेशंस के टैब में आ जाएंगे। कैलकुलेशंस के टैब में एक ऑप्शन है आपके पास कि एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट बेस्ड ऑन एक्टिविटी स्टेप्स, कि स्टेप्स की बेस पे परसेंट कंप्लीट कराओ। आप क्या करेंगे, आप इस चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। नाउ वंस ये चेक बॉक्स आपका चेक हो गया, देन अब आप क्या करते हैं कि आप उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और स्टेप्स पे आएंगे। तो आप जिस स्टेप को चेक करते चले जाएंगे आपकी जो प्रोग्रेस है जो यहाँ पे आपने दिखाई हुई है फिजिकल परसेंट कंप्लीट में, वो आपको अपडेट होती नजर आती जाएगी, ठीक हो गया। सो हम लोग इस चीज़ को स्टूडेंट्स करके देख लेते हैं कि ये जो काम अभी हमने किए ये किस तरह से होंगे। सो पहली चीज़ हमने सबसे पहली चीज़ करनी थी वो कॉलम ऐड करने थे, और वो कॉलम्स क्या थे, कॉलम्स हमें एक परसेंट कंप्लीट का हमने एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट करना था। तो चलिए परसेंट कंप्लीट सर्च करता हूँ मैं। एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट मेरे पास आ गया, ये मुझे चाहिए था। सो मैंने इसको इस तरफ मूव करवा दिया और मैं इसको एक्टिविटी नेम के बाद ले गया। उसके बाद मुझे एक और कॉलम भी ऐड करवा लेता हूँ फिजिकल परसेंट कंप्लीट, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगा किधर, जब मैं स्टेप बेस्ड काम कर रहा हूँ, एक्टिविटी स्टेप्स पे जब मैं काम करूँगा। सो आई एम सर्चिंग कि मुझे फिजिकल परसेंट कंप्लीट कहीं पे मिल जाए। लेट्स सी कि मुझे किस तरह से, ये देखिए मेरे पास फिजिकल परसेंट कंप्लीट आ गया। मैंने इसको कैंसिल किया और फिजिकल परसेंट कंप्लीट को मैंने इस तरफ मूव करवा लिया, ठीक है। नाउ मैंने 2 कॉलम्स ऐड कर लिए, एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट और फिजिकल परसेंट कंप्लीट। अप्लाई, ओके। नाउ आप देखिए कि जिस तरह से हमें यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी उसके अगेंस्ट परसेंटेज नज़र आ रही है कि इतनी परसेंट कंप्लीट जो है हमारा हो चुकी है, ये एक्टिविटी हो चुकी होनी चाहिए हमारी डाटा डेट पे। सो हम क्या करते हैं उसके बाद कि हम लोग उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया। जब हम चले गए फील्ड में और वहाँ जाके हमने कहा कि यार ये काम जो है इसका स्टेटस क्या था। सो हम गए, हमने कहा यार कि ये टास्क जो है ये ये देखिए स्टार्टेड का आ रहा है मेरे पास। अगर फिनिश रहता मैं यहाँ फिनिश कर देता, ठीक है। अगर सस्पेंड होती यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता
और सस्पेंड करा देता इस डेट पे। अगर ये सस्पेंड नहीं हुई तो मैं इसको रिज्यूम, अगर सस्पेंडेड है तो रिज्यूम करवा देता इस बटन को यूज़ करते हुए। बट मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक्टिविटी स्टार्ट तो हुई लेकिन 20 के बजाय ये 22 को स्टार्ट हुई। सो मैंने यहाँ 22 कर दिया। अब ये देखिए कि मेरे पास इतना गैप आ गया स्टार्ट में, आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, मेरे पास इतना गैप आ चुका है कि यार मेरी एक्टिविटी जो स्टार्ट होनी चाहिए थी वो इससे इतनी कम हुई है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये 40% तो नहीं हुई, ये अभी 30% हुई है टोटल एक्टिविटी। सो देखिए मैंने जैसे ही किया उसने मुझे बता दिया कि यार 30% एक्टिविटी हुई है, स्टार्ट भी लेट हुई है, सारा स्टेटस अपडेट हो गया मेरे पास। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज स्टेप्स। अब हम एक और एक्टिविटी है सपोज हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन की। डेटाबेस डिज़ाइन की हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा यार कि चलो इसके स्टेप्स बना लेते हैं। सो हमने इसके स्टेप्स बना लिए, स्टेप 1 और स्टेप 2। सपोज मैंने कहा ये 2 स्टेप्स जो हैं जब होंगे तो मेरी एक्टिविटी कंसिडर करना हो चुकी है। सो मैंने यहाँ 2 स्टेप्स बना लिए। 2 स्टेप्स बना के मैं प्रोजेक्ट व्यू पे जाऊंगा। आई विल गो टू प्रोजेक्ट्स व्यू और मैं इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट की जो कैलकुलेशंस हैं उनमें एक्टिविटी % कंप्लीट को चेक कर दूंगा। ठीक हो गया। सो मैंने एक्टिविटी % कंप्लीट चेक कर दिया। नाउ जैसे ही मैं वापस आऊँगा अपनी जो हमारी जो एक्टिविटीज़ व्यू है, जैसे ही मैं उस पर वापस आया, अब आके मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी ये डेटाबेस डिज़ाइन एक्टिविटी है इसके स्टेटस में जाके कहता हूँ यार कि ये काम हो चुका। आपने ये फिजिकल कंप्लीट को देखना है थोड़ा सा, इस जगह को। ये देखिए 0% नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, देखिए 0% नज़र आ रहा है। जैसे ही क्लिक किया ये देखिए 50% हो गया, क्योंकि एक स्टेप हो चुका है। तो इसने कहा कि प्रोग्रेस 50% हो गई। जैसे ही मैंने कहा कि 2 स्टेप्स हो चुके तो देखिए प्रोग्रेस 100% हो गई। अगर मैं स्टेप दोबारा से कहूँ कि 1 हो चुका, 50% हो गए। नाउ स्टेप्स बेस्ड पे जो है ये मेरी जो प्रोग्रेस है ये अपडेट हो रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ प्राइमावेरा। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर प्राइमावेरा। आज का लेक्चर जो है इसमें हम लोगों ने ट्रैकिंग देखी, और ट्रैकिंग में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने जो चीज़ देखी वो कॉस्ट अकाउंट पे हमने एक बात की ट्रैकिंग से पहले कि चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे एसोसिएट किया जा सकता है। चार्ट ऑफ अकाउंट एसोसिएशन के बाद हमने एक्सपेंसेस की बात की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात की कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे किए जा सकते हैं। और हमने देखा कि हम जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं तो हमारे पास बहुत लिबर्टी है कि हम उसको बड़े अच्छी तरह मैनेज कर सकें। सो देन हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की बेस लाइन क्रिएट की और वो बेस लाइन असाइन की हमारे प्रोजेक्ट को। जैसे ही बेस लाइन क्रिएट होके असाइन हो गई, बेस लाइन हमारी असाइन हो चुकी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी दैट वाज कि हमने अपनी जो डाटा डेट थी वो सेट करके अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट की। स्टूडेंट्स हमने 2 कॉलम ऐड किए, एक एक्टिविटी % कंप्लीट का, एक फिजिकल % कंप्लीट का। और इन दोनों कॉलम्स की मदद से और नीचे जो हमारे पास स्टेटस का टैब आ रहा था उसकी मदद से हमने प्रोजेक्ट की फिनिश डेट, स्टार्ट डेट, सस्पेंड, रिज्यूम के फीचर्स को देखा कि इनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर देखा दैट वाज अबाउट एक्टिविटी स्टेप्स, कि आप एक्टिविटी को भी फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो उस चीज़ को हमने देखा। हमने जाके कैलकुलेशंस को स्टेपिंग मोड पे किया एंड यहाँ पे आके क्लिक करके देखा कि जैसे ही हम एक स्टेप कंप्लीट करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस अपडेट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड दैट वाज इन फैक्ट ऑल फॉर प्राइमावेरा। आई मस्ट टेल यू कि प्राइमावेरा इज़ अ ह्यूज सॉफ्टवेयर, और ऐसा नहीं है कि प्राइमावेरा के तमाम फीचर्स हमने आपको करवा दिए हैं, ये पॉसिबल नहीं था यहाँ पे हमारे पास। बट हम लोगों ने कोशिश ये ज़रूर की है कि जो वो तमाम चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी ड्यूरिंग योर प्लानिंग वो गो थ्रू करवा दें हम आपको। नाउ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको पे चीज़ें करके देखिए, इस पे अपना हाथ खोलिए सो दैट कि आपको इसके मज़ीद फीचर्स पता चलें, इसकी मज़ीद चीज़ें पता चलें। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। सो आई विल रिकमेंड कि आप जो है इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करें। सेकेंडली
स्टूडेंट्स, कोशिश हम लोगों ने की कि आप लोगों को वो तमाम फीचर्स जो हमने इस प्रोजेक्ट में दिखाए वो प्राइमावेरा में भी दिखाएं, मगर आप लोगों को इस बात का रियलाइज़ हुआ होगा कि प्राइमावेरा की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, it's a very huge, very enterprise level of software and being used by very huge enterprises. So इन वर्ड्स के साथ आज के लेक्चर से इजाज़त चाहता हूँ. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.